हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी की बुक जो है भारत की खोज, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आखिर यह भारत क्या है? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके कि मतलब हाँ ये भारत है, इसके पास कोई पहले था ये एक सुपर पावर, इस तरीके की बात? तो आंसर है, भारत एक प्राचीन देश है जहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हजारों वर्ष पहले हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, का विकास इसी भारत भूमि पर हुआ था। इस तरह से हम कह सकते हैं भारत सभ्यता का प्रतीक है। भारत ने अपने इतिहास में अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। मध्यकालीन युग में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीयों की रचनात्मकता समाप्त हो गई। वे बाहरी दुनिया में होने वाली गतिविधियों से मुंह मोड़ने लगे। इसी कारण से भारत कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया, जिसकी परिणति अंग्रेज़ों के हाथों में गुलामी के रूप में हुई। लेकिन भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति थी वह थी सभी संस्कृतियों को अपने आप में आत्मसात करने की। वह शक्ति आज भी बरकरार है। आज के भारत में ढेर सारी समस्याएं हैं, लेकिन लोग अभी भी नई तकनीकी और नए बदलावों को अपनाने में पीछे नहीं हटते। यही बात शायद भारत को जानदार बनाती है। तो मतलब ये है कि भारत की क्या विशेषता है, पहले क्या था और अब क्या है। तो देखिए, कुछ समय के लिए भारत हाँ पिछड़ गया था, मगर आज फिर से एक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में कैसे पिछड़ गया था? तो यूरोप के कंपैरिजन में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से इंडिया उसमें पीछे रह गया था? तो आंसर है, जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था उस समय भारत रूढ़िवादिता के शिकंजे में कसा जा रहा था। रूढ़िवादिता यानी कि पिछड़ेपन के जाल में इंडिया फंस चुका था, जब यूरोप में दोबारा से सब कुछ नया बन रहा था। जातिवाद अपनी जड़ें बुरी तरह से जमा चुका था। इसके कारण समाज का विभाजन नियत चौखटों में हो गया था। तो 4 वर्ग बन गए थे समाज के एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ विचारों का आदान प्रदान लगभग बंद हो चुका था। पर्दा प्रथा ने समाज के कुलीन वर्गों में अपना घर बना लिया था। इससे महिलाएं मुख्य धारा से पूरी तरह कट चुकी थी। तो पर्दा सिस्टम आ गया था जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था हमारे देश में। उसके बाद पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन कारणों से नए ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा पड़ने लगी। इसलिए यूरोप की तुलना में भारत तकनीकी विकास की दौड़ में काफ़ी पिछड़ गया था। नेक्स्ट है, नेहरू जी ने कहा था कि मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। कोई 2 आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं सोच सकते। अब आप बताइए कि आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है, मतलब आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताना है। तो मेरी मातृभूमि एक विशाल देश है जहाँ दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। यहाँ पर हर तरह की भौगोलिक संरचनाएं हैं, हर प्रकार की ऋतुएं आती जाती हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों में एक अजीब सा अपनापन है। यहाँ लाखों समस्याएं हैं, फिर भी यहाँ के लोग खुश रहने के हज़ारों बहाने तलाश ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये दिलचस्प बात है कि भारत अपनी कहानी इस भोर बेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों कहा और इसके संदर्भ में क्या कहा है? तो मतलब ये है कि भारत एक दिलचस्प देश है जहाँ पर कई बार लगता है कि मतलब एक ये बच्चे जैसा है, कई बार लगता है कि ये तो अपनी पूरी जवानी पार कर चुका है और एक बहुत ही वयस्क और समझदार इंसान के तौर पर दिखता है देश। ऐसा क्यों कहा नेहरू जी ने? आंसर है, नेहरू ने ये कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से कोई 5000 साल पहले हुआ करती थी, इसलिए उस काल को नेहरू ने भारत की कहानी का भोर बेला मतलब स्टार्टिंग कहा है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत विकसित सभ्यता थी, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ के खंडहरों से पता चलता है कि उस समय की नगर योजना कमाल की थी। मतलब वहाँ का जो सिविल सिस्टम था, वहाँ के शहर बहुत ही गजब के हुआ करते थे आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब राइट इस तरह से 90 डिग्री पर काटती थी। नालियों का एक परिष्कृत तंत्र था, नालियाँ ढकी हुई थी। सार्वजनिक सुविधाएं भी मौजूद थी। इसलिए नेहरू ने कहा है कि उस भोर बेला में भी भारत किसी नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि किसी सयाने की तरह दिखाई पड़ता था। यानी कि आज से 5000 साल पहले भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में अनेक विद्वानों के कई मत हैं। अपने अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ?
तर्क सहित लिखिए। तो बहुत सारे लोग कहते, मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या मान्यता है, आप क्या सोचते हैं? आंसर है, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के अधिकांश भूभाग में आज रेगिस्तान है। जहाँ पर पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर आज ज़्यादातर एरिया में डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। हड़प्पा के अनाज भंडारों के अवशेष से यह कहा जा सकता है कि उस काल में वहाँ पर खेती बाड़ी के लायक उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी। तो जहाँ पर आज डेजर्ट है वहाँ पर पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी और वहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती भी की जाती थी। तो सोचिए कि एक अच्छी खासी ज़मीन भी रेगिस्तान बन सकती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन, जो वहाँ का बारिश कम होने लगी, जल और वायु, हवा और जल में परिवर्तन आया, सभ्यता के अंत का कारण रहा होगा। समय बीतने के साथ रेगिस्तान का प्रसार होने लगा और लोग उस स्थान को छोड़कर उपजाऊ ज़मीन वाले स्थानों की ओर पलायन कर गए होंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया छोड़ करके लोग दूसरी जगहों पर जा करके बस गए होंगे। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में इसका कितनी मजबूती से पालन करते हैं, लिखिए। उपनिषदों में कहा गया है शरीर हमारा, जो हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, हमारा मन जो है वो साफ होना चाहिए और तन मन यानी कि हमारी बॉडी और माइंड में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करते हो? आंसर है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। जैसे कि मैं सुबह तड़के यानी कि बहुत जल्दी उठता हूँ क्योंकि स्कूल बस सुबह 6 बजे आ जाती है। स्कूल जाने से पहले मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। इससे पूरा दिन तन मन में ताजगी बनी रहती है। मेरी माँ मेरे लिए संतुलित आहार बनाती हैं ताकि मैं स्वस्थ रहूँ। रोज़ शाम को मैं आउटडोर गेम खेलने जाता हूँ ताकि शरीर की वर्जिश भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। नेहरू जी ने कहा है कि इतिहास के परिणाम अच्छे नहीं हुए। उनके अनुसार इतिहास लेखन में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए? एक सूची बनाइए और उस पर कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो इतिहास में हम अक्सर शासकों और उनकी विजय का और पराजय के बारे में पढ़ते हैं। ये बात सच है कि शासकों ने हमारी सभ्यता पर हमेशा से ही गहरा प्रभाव डाला है, लेकिन इसके साथ इतिहासकारों को कृषि व्यवस्था, कला, वाणिज्य आदि पर भी प्रकाश डालना चाहिए। कुछ उदाहरणों सहित सामान्य जनजीवन के बारे में इतिहास में लिखा जाना चाहिए। यानी कि हमारी जो हिस्ट्री राइटिंग है उसमें सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में, उन्होंने कौन सी बैटल्स जीती, कौन सी बैटल्स हारी, इन सब चीज़ों के अलावा जो एक नॉर्मल इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वहाँ का आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सब चीज़ें कैसी थी, ये भी हम लोग को अपनी हिस्ट्री में पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे आरंभ में ही एक सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बाद आज भी मौजूद बनी हुई है। आज की भारतीय संस्कृति में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हज़ारों साल से चली आ रही थी? आपस में चर्चा करके बताइए। तो देखिए आंसर है इसका, भारत को प्रकृति ने उपजाऊ ज़मीन और प्राकृतिक संपदा का वरदान दिया है। यहाँ पर मानव सभ्यता के फलने फूलने के लिए प्रचुर संसाधन और अवसर हैं, इसलिए भारत में हमेशा से बाहरी लोग आते रहे हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता में जो सबसे बड़ी खासियत थी वह थी उसका लचीलापन और दूसरी संस्कृतियों को अपने में आत्मसात करने का गुण। हमारा देश बहुत उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है हमारे देश का, इसलिए सदियों से अलग अलग देशों से हमारे देश में लोग आते रहे हैं और हमारे देश के लोगों ने बाहर के लोगों को हमेशा एक्सेप्ट भी किया है। इसलिए जो भी भारत की भूमि पर आया वह समय बिताने के साथ साथ यहीं का होकर रह गया। आर्य से लेकर मुगल तक सबने भारत को अपना घर बनाया। यहाँ तक आज दुनिया के सभी मुख्य धर्मों के अनुयायी इंडिया में रहते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर धर्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन मूल रूप से वे पक्के हिंदुस्तानी हैं। भारत की इसी खूबी ने हमारी सभ्यता को एक निरंतरता प्रदान की है, मतलब बाहर से लोग आए और यहाँ कर ही बन करके रह गए। तो क्वेश्चन इसमें है कि महाभारत, आपने पिछली क्लास में बाल महाभारत पढ़ी। भारत की खोज में भी महाभारत के सार को बताया गया है। दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप स्वयं चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। आप अपने साथियों से कैसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, स्वयं उनके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, ये बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र मुझसे सम्मान से बात करें, जिससे कि किसी भी मित्र को हमेशा सम्मान देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और फ्रेंडली नेचर अच्छा बना के रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन कला से लेकर आज तक राजा या सरकार द्वारा ज़मीन और उत्पादन पर कर लगाया जाता है, यानी कि लैंड पे टैक्स लगाया जाता रहा है। आजकल हम किन किन वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगाते हैं ये हमें बताना है। तो आजकल हर उस वस्तु पर टैक्स लगाया जाता है जिससे पैकेट में बेचा जा सके। सेवाएँ जिस पर टैक्स लगता है उसमें से कुछ नाम है इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, फ़ोन बिल, हॉस्पिटल बिल, रेस्टोरेंट आदि। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।